Hello students, I'm Ash Vidoria from Team OTS. Today in this lecture, I shall expound you the chapter number 5th of NCERT Geography class 6th. Okay, chapter 5th NCERT Geography class 6th. Uh, it is a video in the regular series of NCERT. So chapter number 6 of Geography NCERT of class 6. Okay. So the heading being major domains of the earth. पृथ्वी पर जो जो डोमेन्स हैं, जो जो चीजें हैं, उनके बारे में है ये चैप्टर. जो डोमेन्स में बेसिकली क्या क्या आता है? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ओके, देन एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. इन तीनों का जो इंटरेक्शन होता है, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, वेयर द लाइफ एग्जिस्ट, द इंटरसेक्शन बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फेयर. Okay, so let's get started. So पहली हेडिंग है इस चैप्टर में लिथोस्फेयर. Now ये दो शब्दों से मिलके बना है. पहला लिथो एंड देन स्फेयर. लिथो इज अ लैटिन वर्ड which means rock. रॉक मटेरियल. तो बस वही है, द सरफेस ऑफ द अर्थ, दैट इज लिथोस्फेयर. ओके, सो अब इसमें अगर हम डिटेल्स में जाएंगे तो काफी आगे तक है, और डिटेलिंग जो इसकी है आपकी लिथोस्फेयर की, वो क्लास 11th की एनसीईआरटी में है, तो वो आपको मैं डिटेलिंग वही कराऊंगा. ओके, बेसिकली अभी आप इतना समझ लीजिए कि जो ऊपर की सतह है पृथ्वी की, जो सॉलिड जो सरफेस है पृथ्वी की, उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है. ओके, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. अब उसके जो सेपरेशंस हैं, दैट इज क्रस्ट, मेंटल, कोर, फिर लिथोस्फेयर कहां तक है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये सब चीजें क्लास 11th में आएंगी एनसीईआरटी में. और क्योंकि मैं केवल एनसीईआरटी की पेरिफेरी में लेके चल रहा हूं इन चैप्टर्स को, तो अभी जो इसमें दिया हुआ है मैं आपको उतना ही एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रॉम द वेरी बेसिक. सो लिथोस्फेयर इज बेसिकली द सॉलिड सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, वॉक एंड डू अदर एक्टिविटीज, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट इसमें पैराग्राफ दे रखा है अबाउट सी लेवल. नाउ आपने सुना होगा द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल. तो बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज सी लेवल? सी लेवल इज बेसिकली अब ग्राउंड जीरो, वो 0 मीटर्स होता है. उसके जितने ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना होगा ना, उसको उतना लेंथ में बता दिया जाता है कि 8,000 मीटर्स, 9,000 मीटर्स एंड ऑल. और हमेशा एक चीज याद रखिएगा, सी लेवल पूरी अर्थ पर हमेशा कांस्टेंट रहता है. सी लेवल इज सेम एवरीवेयर. ओके, ना अब इसमें नाम दिए हुए हैं कॉन्टिनेंट्स के, जैसे कि आप सब जानते हैं कितने कॉन्टिनेंट्स हैं. एशिया, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एंटार्क्टिका, ओके, एंड ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया के आसपास अब रिसेंट डिस्कवरीज में और लैंड पाई गई है, तो उसको हम जीलैंडिया कह देते हैं, बट अभी इस बुक में ऑस्ट्रेलिया दे रखा है. सो इतने कॉन्टिनेंट्स हैं. अब आपको करना क्या है, इसमें आपको याद करना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, और इस सीरीज में याद करना है आपको. तो वही सीरीज कैसी हो जाएगी, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, उसके बाद आपका एंटार्क्टिका, फिर यूरोप, उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ऐसी पॉपुलेशन वाइज आपको याद करना है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पे है, सबसे कम कहां पर है. उसमें सिर्फ चेंज ये होगा कि एशिया आएगा सबसे पहले, फिर अफ्रीका आएगा, फिर यूरोप आ जाएगा, फिर नॉर्थ अमेरिका आएगा, ओके, उसके बाद साउथ अमेरिका आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर एंटार्क्टिका आएगा. बस इतना फर्क पड़ता है. ठीक है, ना उसमें दे रखा है कि एडमंड हिलेरियन तेंजिंग नॉर्गे वर द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. इन दोनों ने पहले चढ़ा था. फिर जो फीमेल हैं उनमें सबसे पहले चढ़ा था जुनको टाबेई
ऑफ जापान, वो सबसे पहले चढ़ी थी। फिर इंडिया में बचेंद्री पाल सबसे पहले वो चढ़ी थी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर। नाउ इसमें एक चीज ये दे रखी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ये मैं समझा चुका हूं आपको क्या होता है प्रीवियस लेक्चर्स में, तो आप उसकी रिकॉर्डेड सेशन देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा। अब आपको याद क्या करना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस कंट्री से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहां से पास होता है, इक्वेटर कहां से पास होता है, और एंटार्क्टिक सर्कल कहां से पास होता है, आर्कटिक सर्कल कहां से पास होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्कटिक सर्कल जो है वो नॉर्थ में है, तो कहां से पास होता है आपको याद होना चाहिए। जैसे यूएसए से पास होता है, कनाडा से पास होता है, फिर ग्रीनलैंड से पास होता है, आइसलैंड से पास होता है, देन आपका स्वीडन फिनलैंड से पास होता है, और आपका नॉर्वे से पास होता है, देन रशिया से पास होता है। तो ऐसे आपको सबके सारे याद होने चाहिए। एक फैक्ट ये है कि एंटार्क्टिक सर्किल जो है वो किसी भी देश से पास नहीं होता है। एंटार्क्टिक सर्किल पासिस डैश 0 कंट्रीज, किसी भी देश से पास नहीं होता है। ओके, ये आपको सीक्वेंस याद करना है। और क्योंकि कभी कभी एग्जाम में बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये आ जाता है और ये बहुत कम बच्चे याद करके जाते हैं, अगर आप इसको याद करेंगे तो यू विल हैव द एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ एंटार्क्टिका में इंडिया के 2 मिशन चल रहे हैं, कौन कौन से? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण से आप समझ जाएंगे, दक्षिण मतलब साउथ, इसका मतलब एंटार्क्टिका में चल रहे हैं। दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री, ये 2 चल रहे हैं, ठीक है। एंटार्क्टिका में क्या है ऐसा? एंटार्क्टिका में बेसिकली कोल मिलता है, ठीक है। एंटार्क्टिका में एक पर्वत, एक जगह है विल्सन मैसिव वहां पर, और एक है प्रिंस हेनरी के नाम पर है वो माउंट का नाम एंटार्क्टिका में, वहां कोल वगैरह मिलता है, तो उसकी खोज वगैरह चल रही है, ठीक है। अब इसमें अगला आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है? ओशन, लेक्स, पॉन्ड्स, जो भी नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं वो सब हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया इसमें लैंड वाले में, लिथोस्फीयर में, कि एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट, और एशिया ने कवर कर रखा है 1/3 ऑफ द लैंड। ओके, ऐसे ही जब आप इस पे आते हैं हाइड्रोस्फीयर में, तो पैसिफिक ओशन कवर्स 1/3 ऑफ द व्हाट? पैसिफिक ओशन कवर्स 1/3 ऑफ द वाटर एरिया, ठीक है। तो ये इधर एशिया है, उधर पैसिफिक ओशन है, ठीक है। वाटर ने पृथ्वी को 70% कवर कर रखा है, पता ही होगा आप लोगों को। और सॉरी, मैं गलत बोल गया, पैसिफिक ओशन ने अर्थ का 1/3 कवर कर रखा है। ओके, अर्थ का 1/3 कवर कर रखा है पैसिफिक ओशन ने, एशिया ने कर रखा है 1/3 कवर लिथोस्फीयर का, ठीक है। नाउ इसमें एक लाइन दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है, जो नेचुरल हार्बर्स होते हैं और जो पोर्ट्स होते हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? जो भी कोस्टल बाउंड्री, जैसे हमारे तरफ कौन सी कोस्टल बाउंड्री है? ईस्टर्न घाट्स। जो भी कोस्टल बाउंड्री इरेगुलेटेड होगी, इंडेंचर्ड होगी, रेगुलर नहीं होगी, वहां हार्बर्स और पोर्ट्स आसानी से बन सकते हैं। जैसे हमारे इंडिया में ईस्टर्न घाट्स की साइड है, ऐसी दुनिया में जहां भी ये सिस्टम है वहां पोर्ट्स वगैरह आसानी से बन जाते हैं, ठीक है। नाउ इसमें अगला आता है एटमॉस्फेयर। जो तीसरा हिस्सा है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एंड एक्सोस्फेयर। नाउ बेसिकली होता क्या है, जो थर्मोस्फेयर लेयर है वहां पर क्या होता है, जो सिग्नल्स हम लोग डिश देखते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, जो सैटेलाइट्स के सिग्नल्स आते हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं वो थर्मोस्फेयर में होते हैं।
सो ये सबसे गर्म लेयर होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ऑल दी क्लाइमेटिक चेंजेस, जो जो क्लाइमेटिक चेंज होते हैं जितने भी, वो ट्रोपोस्फेयर में चेंज लेते हैं। इसीलिए जेट्स और ये प्लेन्स वगैरह जो होते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ते, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। ओजोन लेयर किसमें होती है? स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। ट्रोपोस्फेयर का बता दिया मैंने, स्ट्रेटोस्फेयर का बता दिया मैंने आपको, देन आपको मैंने थर्मोस्फेयर का बता दिया। एक्सोस्फेयर बेसिकली इट इज द लास्ट लेयर। यहाँ पर हीलियम गैस पाई जाती है जो कि सबसे लाइटेस्ट होती है, इसीलिए हीलियम गैस वगैरह लाइट गैसेस हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। ओके, सो हीलियम वगैरह यहाँ पाई जाती है, ठीक। अच्छा, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, तो पता होगा आपको, बट फिर भी बताता हूं मैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, इसके बाद आता है ट्विस्ट, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, उसके बाद है आर्गन। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसके बाद आर्गन आती है, उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन है 78%, देन ऑक्सीजन है लगभग 20%, और बाकी जो सारी गैसेस हैं ये सब मिला के बनाती हैं 1% या 2%, ठीक है। नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर? बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है वो 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिकली जरूरी क्यों होती है? पहले नाइट्रोजन जरूरी इसलिए होती है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके वो, और जो प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस होती है उसमें हेल्प करती है। ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो प्लेनेट को वार्म रखती है, गर्म रखती है। जो टेम्परेचर राइज होता है ना, जैसे आजकल आप सुनिए ग्लोबल वार्मिंग, तो वो क्यों है? इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द ऑगमेंटेशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली प्लेनेट को गर्म रखती है। अब ये ज्यादा हो जाएगी तो गर्मी ज्यादा हो जाएगी, तो वो ग्लोबल वार्मिंग उसको कह दिया जाता है, ठीक है। टेम्परेचर राइज करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो टेम्परेचर राइज कर रहा है। उससे फिर आफ्टर इफेक्ट्स काफी होते हैं, बाढ़ आना और अर्थक्वेक वगैरह आना, वो देन फॉरेस्ट फायर्स, ये सब उसका हिस्सा आ जाता है ना। जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो हाइट के साथ वेरी करती है, ठीक है। डेंसिटी बेसिकली डिक्रीज करती है ऊपर, ठीक है। जो सबसे कम डेंसिटी होगी एक्सोस्फेयर में होगी, सबसे ज्यादा होगी ट्रोपोस्फेयर में होगी, ठीक। ये तो पता ही आपको, टेम्परेचर जब आप ऊपर जाते हो तो कम होता है, ठीक है। और बेसिकली एटमॉस्फेयर में भी जो टेम्परेचर का वेरिएशन है वो अलग है, बट वो भी 11th क्लास में है, तो वहीं आपको डिटेलिंग में उसको पूरा बता दूंगा, पूरा चैप्टर है इसके ऊपर एक। नाउ लास्ट टर्म इसको दे रखा है बायोस्फीयर। सो बायोस्फीयर बेसिकली मैंने क्या बताया था आपको? द इंटरसेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि ट्रोपोस्फेयर में सारा का सारा जो एरोजॉल मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी वेपर मटेरियल होता है वो सब ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, ठीक। तो इसीलिए ट्रोपोस्फेयर में मैंने बताया आपको प्लेन्स या जेट्स वगैरह नहीं उड़ते हैं, क्योंकि वहां पर इन सब की वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम होती है। इसीलिए ये सेफ माना जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में आप प्लेन्स को, जेट्स वगैरह को उड़ाएं, ठीक। ना इस चैप्टर की जो समरी थी वो इतनी ही थी। इसमें जो पॉइंट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो इतना ही थे, मैंने आपको कुछ डिटेलिंग बता दिया है। कोई डाउट होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में क्लास 6 एनसीईआरटी के अगले चैप्टर के साथ। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट, पढ़ते रहिए। जय हिंद।